यो व्हाट्सअप भाई, इंडियन क्रिकेट क्राउड के एपिसोड 10 में आप सबका स्वागत है। भाई पहले तो आप सबका स्वागत है, इस तरह से मैं बोलता हूँ, थोड़ा ध्रुव राठी वाली फील आती है क्या मेरे से? नहीं भाई, ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। तो सस्ता ध्रुव बनने की कोशिश नहीं कर। भाई मैं कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अब तेरे जितना बड़ा फैन थोड़ी हूँ उसका। नहीं भाई, मैं तो एकदम इतना बड़ा फैन हूँ कि बस एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं भी मिलना चाहता हूँ। कमिंग टू द पॉइंट भाई, एपिसोड 10 में स्वागत है। कल एक्चुअली में मेरे को ठाकुर बता रहा था कि भाई बहुत कम ऐसे यूट्यूब चैनल होते जो क्या 10 वीडियोस अपलोड कर पाते हैं। वो वाला मुझे तो क्रॉस कर गए, लेकिन भाई तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते है ना। मैं कहता हूँ आज तू थोड़ा भीख मांग ले सब्सक्राइब पर, क्या पता कुछ फर्क आ जाए। तू स्टार्ट कर। हाँ भाई, मैं एकदम अपने दिल से एकदम अपनी भरी नम आंखों से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो भाई। सब्सक्राइबर्स बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो चुकी है और वो रफ्तार पसंद नहीं आ रही है हमको, थोड़ा सा डिमोटिवेशन होने लगता है। तो इस वजह से थोड़ी सी ये बेनती है नम्र। I am requesting you personally. नम्र विनती है भाई। बट पॉइंट पे आते हैं, पहले सब्सक्राइब कर लो। दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग जो रेडिट पे हो तो भाई यहाँ पर फ्लैश हो रहा है हमारा रेडिट कम्युनिटी, वहाँ जाके भाई कम्युनिटी को फॉलो करो, क्योंकि वो कम्युनिटी एकदम हैपनिंग कम्युनिटी है। मैं उसमें देख रहा हूँ कि भाई दबा के अपने मेंबर्स बढ़ रहे हैं, तो वहाँ कर लो। और इसी बहाने भाई वीडियो देख रहे हो ना, मैं देख रहा हूँ व्यूज दबा के आ रहे हैं, लाइक्स कर रहे हो। सालों तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, पहली बात। दूसरा तुम लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करते। मतलब देखो भाई, ये चीज़ ना मेरे को थोड़ा ये दगाखोरी वाली चीज़ लग रही है कि दबा के तुम लोग व्यूज दोगे, दबा के लाइक्स करोगे, लेकिन फॉलो कोई नहीं मारेगा भाई। तो प्लीज़ ये कर लो। बट कमिंग टू द पॉइंट, आज वीडियो बहुत सिंपल सा है। आज आईसीसी के मिसहैप्स पे बात करेंगे, जो आईसीसी थोड़े बहुत लफड़े कर रहे हैं। और मेन ये वीडियो जो तुमने टाइटल और उसमें देख ही लिया होगा, इंडिया पाकिस्तान के प्रीव्यू पे, ठीक है। प्रॉपर इंडिया पाकिस्तान प्री मैच प्रीव्यू है। और उसके बाद क्रिक गॉसिप में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि विराट कोहली भाई फर्स्ट इंडिविजुअल बन गया जिसने कुछ 10 आईसीसी रिकॉर्ड्स होल्ड किए। ब्रायन लारा के टॉप 4 पे एक्चुअली मुझे 1 या 2 पॉडकास्ट पहले डिस्कस करना था, बट तब मेरे पास कंक्लूसिव थियोरी नहीं थी। एंड 2-3 और चीज़ें, ठीक है। तो अपने भाई पहले तो सबसे पहले ये इस टॉपिक पे आ जाते हैं, आईसीसी के मिसहैप्स। तो भाई अभी तक तूने मैचेस देखे क्या, जो वर्ल्ड कप मैच देखे हैं? मैचेस बहुत ज़्यादा हैपनिंग जो हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है उसके कुछ मैचेस देखे हैं मैंने। तो एक पॉइंट टाइम ये था कि मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि प्रैक्टिस मैच खत्म कब होगा और नॉर्मल वर्ल्ड कप शुरू कब हो गया। भाई सबसे पहले तो मैं एक चीज़ सीधा स्ट्रेट अप बोल देना चाहता हूँ। पहले बात तो कोई बीसीसीआई का बहुत बड़े भक्त नहीं हम दोनों में से, मैं स्ट्रेट अप बता दूँ। लेकिन लास्ट वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप अपने इंडिया में हुआ भाई, उसका क्रेज लेवल, उसका एंगेजमेंट लेवल, उसकी हाइप लेवल आसपास भी नहीं है इसके, ठीक है। मतलब कंपेयर करना एकदम बेकार है। दूसरी बात, इतने सारे पिच हो, आउटफील्ड हो, अकोमोडेशन प्रॉब्लम्स हो, है ना, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, शेड्यूलिंग के इश्यूज हैं। इसका 1/10 भी जब बीसीसीआई पिछले बार हो रहा था ना ओडीआई वर्ल्ड कप में, लोगों ने ना आग लगा दी थी। इंडिया के लोग सबसे ज्यादा आग लगा रहे थे कि भाई पता नहीं सिटिंग, विच इज वेरी गुड, सिटिंग के प्रॉब्लम है, अगर टॉयलेट के प्रॉब्लम्स है, पार्किंग इश्यूज है, विच इज गुड, तो हाईलाइट करो। लेकिन इस बार जो सपोजिटली यूएसए में तुमको अपनी मार्केट खोलनी है और इस तरह से खोल रहे हो ब्रो, इतना गंदा मार्केटिंग हुआ है ना, मतलब हाइप नाम की कोई चीज़ नहीं है, लिटरली डेड हाइप है। और ये सब के अलावा चलो मार्केटिंग हाइप अपने छोड़ देते हैं, वो प्रोबेबली नहीं हो पा रहा होगा, वो अपना कंसर्न भी नहीं होना चाहिए एज अ फैंस एंड स्टफ। पिच और आउटफील्ड पे तेरा क्या कहना है? तो सीधा उस पर आते हैं। पहले तो भाई तुमने बहुत शाबाशी करके कि हमने 100 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर हमने ग्राउंड बनाया। किसी ने बोला नहीं था तुमको 90 दिन के अंदर ग्राउंड बनाने। ये कोई मतलब मार्वल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन तो चल नहीं रहा था, तुमने बना दिया, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो काम का ही नहीं है तो 100 दिन में बने, 1000 दिन में बने, डॉक्यूमेंट्री के लिए थोड़ी बना रहे हो तुम भाई, अच्छे से बनाओ। अच्छे से बनाओ। 100 दिन के अंदर तुमने बना दिया, पिच इतनी बेकार है ना ब्रो। तो हम लोग वही बंदे थे जो है ना आईपीएल में एक्चुअली मैंने 250 270 के अगेंस्ट थे, इस टाइप के स्कोरिंग के अगेंस्ट थे। लेकिन हम लोग भी वही बंदे हैं, हर दूसरा मैच अंडर 100 जा रहा है, हर दूसरा मैच ऑलमोस्ट ऐसी हर इनिंग जा रही है जहाँ 100 के अंदर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान भी बहुत टाइट हो गया था, लेकिन वो ओमान की इनएक्सपीरियंस टीम थी और सामने ऑस्ट्रेलिया का स्टॉइनिस था, वरना वो मैच भी बहुत वैसा हो गया था। तो बेसिकली अभी तक का जो पिच है ना, ऐसा नहीं है कि यूएई की तरह, मतलब दुबई या मिडिल ईस्ट में जो ग्राउंड उसकी तरह नहीं है कि टर्निंग ट्रैक है, लो रह रहा है, नहीं। ये एकदम ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका का है ना 3rd या 4th डे ऑफ टेस्ट मैच है, कि स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, अनइवन बाउंस हो रहा है, गुड लेंथ से मुंह तक बॉल उछल रही है। और ये T20 मैं ना ज्यादा हो रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैंने कुछ
मतलब क्या चल रहा था समझ नहीं आ रहा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि इतना ज़्यादा स्पिन कैसे, मतलब इतनी स्पिनिंग विकेट रखी है तुमने, इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा बड़ा स्विंग हो रहा है, तो एटलीस्ट ठीक है चलो ये सब है, हेल्दी है, लेकिन बैटिंग के लिए कुछ तो रखो। आउटफील्ड एकदम स्लो है, स्पॉन्जी बाउंस है, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लोग गेम को स्लो कर दिया है। हाँ, मतलब मैं तेरे को बता रहा हूँ कि भाई, और ये ऐसा नहीं कि जस्ट एक दो मैच देख के बोल रहे, मेरे को लगता है यूएसए और कनाडा वाला शायद एक एनोमली वाला मैच था, कि वो एक अलग ही मैच था जहाँ पर अच्छा हाई स्कोरिंग हुआ। बाकी मैं खुश हूँ, 150 160 वाले मैचेस हो रहे हैं लो स्कोरिंग थ्रिलर से, भाई बहुत खुश हूँ। लेकिन लो स्कोरिंग थ्रिलर का मतलब ये नहीं कि 60 70 80 90 बन रहे, ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं है। मैं मान रहा हूँ कि चलो लोगों की टेक्निक उतनी बेटर नहीं, सब ठीक है, लेकिन भाई कुछ कुछ बॉल तो इस तरह से उछल रहे हैं जैसे पर्थ में मैच हो रहा हो, पर्थ के एकदम लिटरली मुंह पे निकल रहे हैं। और आउटफील्ड, चलो ठीक है पिच खराब, तुमने पिच अच्छे नहीं बना पाए, आउटफील्ड का क्या एक्सक्यूज है तुम्हारे पास? आउटफील्ड का क्या एक्सक्यूज है? और चलो इसके अलावा एक और मैं जस्ट एक चीज, इसके अलावा एक छोटी सी चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, जो अकोमोडेशन आईसीसी मिसहैप्स हुआ है, और उसके बाद हम लोग सीधा इंडिया पाकिस्तान चालू करेंगे। तो बेसिकली सीन ऐसा हुआ है ना, ये पहले ठिकसाना ने बोला तो मैं समझ नहीं पाया था, तो ठिकसाना ने कुछ ऐसा बोला कि हमारे जो अकोमोडेशंस हैं वो अच्छे से नहीं है। बेसिकली होता क्या है, कोई भी टीम को अपना मैच चालू करने से 2 घंटा पहले उस ग्राउंड पे पहुंचना होता है, रिपोर्ट करना होता है। अगर 10 बजे का वहाँ सुबह मैच है तो 8 बजे उनको रिपोर्ट करना होता है। तो ठिकसाना ने बोला कि हमारे शेड्यूलिंग इस तरह से की गई है और हमारे अकोमोडेशन इस तरह से दिए गए कि हमारा ग्राउंड से हमारा अकोमोडेशन 90 मिनट्स की दूरी पे, 90 से 100 मिनट, बेसिकली 2 घंटे की दूरी पे। तो 10 बजे मैच के लिए उनको 6 बजे उठना पड़ेगा। मतलब अगर 10 बजे वहाँ रिपोर्ट करना है तो मे बी 8 बजे, नहीं 10 बजे का मैच है, 8 बजे रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो पता नहीं 5 बजे सुबह उठना पड़ेगा। तो पहले मैं समझ नहीं पाया था क्या दिक्कत। सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ हो रही थी, ठीक है। और फिर जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का मोहसिन नकवी करके जो चेयरमैन है, उसने जाके एक्चुअली में आईसीसी वालों को पकड़ के उनको सुना के जो भी उनका डायलॉग था उसके थ्रू वो लोग ने ठीक किया, अब पाकिस्तान बेटर अकोमोडेशन में रह रही है। तो भाई इतने बेसिक चीज़ पे अगर तुम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब यार तुमको यूएसए में क्रिकेट प्रमोट करना है, जो एक्चुअली में जो बंदे हैं उनको तो तुम सही से मैनेज कर नहीं पा रहे हो। और जबकि तुम इसमें ये दर्शा रहे हो कि हमने इतने कम दिनों में मैनेज किया, ये किया। अरे यार, जब तुमको यूएसए में पहली बार लॉन्च करना था टूर्नामेंट, तो तुमको ज़्यादा ओवर प्रिपेयर्ड होना चाहिए था तुमको, तो कि भाई हमारा सब कुछ रेडी है, हमने सब पहले से फाइनलाइज करके रखा है। जो आउटफील्ड की बात हो रही थी कि आउटफील्ड में इवन जो टीम कोचेज है वो तक बोल रहे हैं कि भाई डाइव मारने में बहुत दिक्कतें हो सकती है, पैरों पे जर्क लग सकता है, ये वो। तो भाई क्या किया है तुमने? मान लो लोग इंजर्ड होने लगेंगे, फिर क्या होगा? भाई ये राहुल द्रविड़ का स्टेटमेंट आया जहाँ पर उसने बोला कि हम लोग पब्लिक पार्क में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ। मजाक चल रहा। तू इमेजिन कर, ये बीसीसीआई वालों ने अगर लास्ट टाइम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वालों को पब्लिक पार्क में प्रैक्टिस करने को बोल दिया होता वर्ल्ड कप से पहले, भाई खा गए होते सारे बंदे। ये इस टाइप का पिच टेस्ट मैच में बन जाता है, इंडिया में लोग खा जाते हैं। हद है भाई, तुमको किसी ने बोला नहीं था 100 दिन के अंदर सब कुछ करो। तुम यूएसए में मार्केट खोलना चाहते हो, कंपैरिजन तुमको फीफा से करना है खुद को। तुम यूएसए में मार्केट खोलना चाहते हो, पेड सब्सक्रिप्शन में हुआ तुम अपना, वो क्या चल रहा है भाई? मतलब बहुत बुरी तरह मैनेज्ड है। लेकिन भाई क्या करें, इंडिया को मेरे को देखना है। तो ठीक है भाई, एक बहुत मार्की इवेंट होने वाला है, अपने को जितना रैंट करना था आईसीसी के मिसहैप्स पे रैंट कर दिया। तो भाई ये आईसीसी के मिसहैप के बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया पाकिस्तान का अपकमिंग मैच है वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ब्रो, क्योंकि मेरे को लगता है इसके कारण ना इंडिया पाकिस्तान बहुत लेवल टाइम की टीम हो जाती है। अगर मेरे को लग रहा है अगर फ्लैट डेक होता तो इंडिया बहुत आगे। तो तू स्टार्ट कर, इंडिया पाकिस्तान से तेरी क्या उम्मीद है? लेट्स गो ऑल इन। मुझे एक थ्रिलर की उम्मीद कर रहा हूँ मैं, जैसा हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में देखा था, जो गोट विराट कोहली ने एक बहुत बढ़िया पारी खेली थी। कोहली goes down the ground, कोहली goes out the ground। तो वैसा ही कुछ उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन इस बार सिचुएशंस बहुत अलग होगी। उतना हाई स्कोरिंग मैच वैसा टाइप होगा नहीं, बहुत ज़्यादा संभल के खेलने वाली पिचेस रहेंगी। और इवन एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि न्यूयॉर्क का ग्राउंड काफ़ी बड़ा है यार। मतलब वो एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि अरे अरे 6 जा रही है, और फिर वो बाउंड्री पे देख रहा हो तो कोई आराम से उसको कैच कर रहा है। सॉरी। हाँ एक्चुअल, अरे कोई बात नहीं, बोल। हाँ, तो बस तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके कुछ रीजंस और भी है मेरे पास, जैसे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो इस बार की टीम सिलेक्शन हुई है कि भाई हाँ हमारे पास जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसा बोला था उनने 6 या 7 ऐसे प्लेयर्स हैं जो उन कंडीशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। दो वो सीपीएल की बात कर रहे थे, सीपीएल वेस्ट इंडीज़ में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाकिफ़ है कि हाँ वहाँ कैसे मैचेस होते हैं, क्या होता है। पर उतना इफेक्ट इस मैच में तो आएगा नहीं। लेकिन जैसा सबको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हमेशा एक
थ्रिलर होता है, एक क्लैश होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस मैच के लिए पिच थोड़ी सी बेटर होगी कंपेयर टू जो हमने पहले देखा है। पर मैं बस मेरा एक ये कहना है कि आउटफील्ड अब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कोई इंजर्ड ना हो जाए मिड मैच उस आउटफील्ड की वजह से। इस चीज पे बस एक भाई दुबे इंजर्ड ना हो जाए, दुबे और पंड्या है ना, थोड़ा डाइसी है। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ कि देखो इंडिया पाकिस्तान का हिस्टोरिकली जो वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस रहे इंडिया ने 1 साइडेड जीता है, ठीक है, मतलब कोई रिकॉर्ड भी नहीं है ये। लेकिन हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप मैचेस में, T20 वर्ल्ड कप इवेंट्स में बहुत अच्छा किया, कंपेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा किया। ये कूडोज टू देम है, एक्चुअली में उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा किया, कैसे भी किया वो एक अलग मुद्दा, लेकिन उन्होंने अच्छा किया। लेकिन इस बार का जो वर्ल्ड कप में वो लोग लीड कर रहे हैं ना, मैंने पाकिस्तान के क्रिकेट बहुत थरोली फॉलो किया इस साल। उनके एक एक छोटे से छोटे जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं उस चीज़ को भी मैंने फॉलो किया। इस बार की जो उनकी स्क्वाड है ना ब्रो, एक चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की ऑन पेपर स्क्वाड अमेजिंग लगती है। ऑन पेपर अगर तुम 11 बनाने जाओगे, लिटरली नंबर 9 या 10 तक उनकी बैटिंग है, बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन है, बहुत सारे बैटिंग ऑप्शन। प्रॉब्लम पता है किधर आती है? ऑन पेपर ही ये टीम अच्छी है, ये टीम ऑन पेपर ही एक्चुअली में अच्छी लग रही है। जब एक्चुअली में ग्राउंड में आती है वो लोग ने उस लेवल पर अच्छा नहीं किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हो, अवे और होम दोनों की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड सीरीज, हाँ रिसेंट इंग्लैंड की सीरीज हो, रिसेंट आयरलैंड की सीरीज हो, मैंने सारे देखे, पैन कोड में पैसे जला जला के मैंने सारे के सारे देखे भाई, उस लेवल पे है ही नहीं। शादाब खान भाई, मतलब ये चीज मेरे को पहले भी बात करनी थी, बीइंग एन एशियन टीम तुम्हारे पास स्पिनर नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? क्या चल रहा है यार? अक्रॉस द फॉर्मेट पाकिस्तान के पास एक अच्छा स्पिनर नहीं है, टेस्ट में नहीं है, खाली टेस्ट में अबरार अहमद अभी उस लेवल पे। तुमने T20s में अबरार अहमद को तो चांस ही नहीं दिया। अब कुछ लोग का ये कहना है कि अबरार अहमद को हम लोग उसकी मिस्ट्री होल्ड, भाई क्या मिस्ट्री? वो बंदा टेस्ट मैचेस खेल चुका है, कौन सी मिस्ट्री होल्ड करना चाहता है? वो कुछ सुनील नारायण नहीं कि तुम उसकी कोई मिस्ट्री दबाना चाहते हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, व्हाटएवर। शादाब खान बहुत खराब फॉर्म से गुजर रहा है, उसकी बॉलिंग का मेरे हिसाब से आज के टाइम में ऐसी बात हो रही है कि शायद वो बॉलिंग उसको बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पूरा डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम बेटर बैटिंग कर लेती है। मेरे को लगता है इस कंडीशन है, जस्ट इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया की बॉलिंग अटैक कुछ हद तक सेम लेवल पे आ सकती है, फिर भी मुझे लगता है इंडिया की बॉलिंग अटैक बहुत सुपीरियर है। मतलब अर्शदीप और बुमराह को ही, अगर बुमराह को खाली अकेले को कंसिडर करें, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कहीं सेम टू सेम हो जाएगा। बट मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, अपने बैटिंग बॉलिंग ऐसे एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करते हैं। पहले अपने बैटिंग पे आते, इंडिया की बैटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान बॉलिंग, तेरा क्या उस पर टेक है? मुझे मेरा ये टेक क्या है कि कहीं ना कहीं अगर जो इनिशियल 1 या 2 ओवर है, या अब तो कह ले इनिशियल 3 ओवर है, ठीक है, जहां इंडिया के अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इंडिया के जो 2 बेस्ट बैट्समैन है वो बैटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग बस उस शाहीन अफरीदी फैक्टर को निगेट कर लें, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो स्विंग वाला फैक्टर है वो शाहीन अफरीदी के साथ ज्यादा है। अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो जो नसीम शाह है या फिर उनके और भी जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ज्यादा सीम लाइक, हाँ, कि मोहम्मद आमिर, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पहले 2 या 3 ओवर का है, वो जो हवा में स्विंग करवाने वाला जो शाहीन अफरीदी का फैक्टर है, अगर हम उसको नेगेट कर दें तो इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है उनकी बॉलिंग के सामने, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई डेजिग्नेटेड मिडल ओवर बॉलर्स नहीं है जो मिडल ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली एक क्वालिटी स्पिनर लैक करता है, ठीक है। ऐसे अगर तुम बोलो कि पिछले मैच में तो जाडेजा और अक्षर पटेल इंडिया के लिए खेल रहे थे, तो वो बात अलग है, जाडेजा हमारा एक प्रॉपर बॉलर है भाई जो बैटिंग कर लेता है, ठीक है। अक्षर पटेल ठीक है इन पिचेस के लिए काफी सूटेबल है। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि कुलदीप यादव खेलेंगे वो मैच में, तो वो कुलदीप यादव का होना, ठीक है, एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। चल अपने उस पे आएंगे, अपने इंडिया की बॉलिंग पे आएंगे, लेकिन बैटिंग पे मेन टॉपिक है इसकी जो बैटिंग वर्सेस बॉलिंग, इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की बॉलिंग। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब वो मिडिल ओवर्स वाला फेज है, अगर वहां तक इंडिया बहुत कम विकेट खोए आ जाए, ठीक है, तो फिर वहां से हमारे पास शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जैसे, सूर्या जैसे कई लोग हैं जो मतलब एकदम क्लीनर्स पे लेके चले जाएंगे पाकिस्तान की बॉलिंग। एकदम स्पॉट ऑन बात करी है तूने, पता है इतना नेल डाउन कर दिया ना, मैं इस पर कुछ ऐड ही नहीं कर सकता। खाली अगर स्टार्ट, मेरे को एक और बंदे के नाम लेता, इमाद वसीम, उसकी मेरे को पता है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, बट इमाद वसीम एक पॉजिटिव मैचअप हो सकता है विराट कोहली के, क्योंकि विराट कोहली थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने स्टार्टिंग में स्ट्रगल करता है, और इमाद वसीम इज लाइक डेजिग्नेटेड पावर प्ले बॉलर। बट अब ये तो बाबर आजम के दिमाग पे कि क्या वो एक्चुअली उतना रिस्क लेता है क्या, मेरे को नहीं लगता। बाबर आजम तो कैप्टन इज अ बिग सेटबैक मेरे हिसाब से फॉर पाकिस्तान टीम। बट तूने बहुत स्पॉट ऑन बात की, मेरे को लगता है अगर पावर प्ले तक अगर अपने लीस्ट विकेट खोए अगर पहुंच गए
मिडल में उनके पास एक ही अच्छा बॉलर है हारिस रॉफ, मेरे को लगता है उसको भी अपनी इंडिया बहुत इजीली टेक डाउन कर सकती है अगर मिडिल ओवर तक उनके स्पिनर तक अपने लीस्ट अमाउंट ऑफ विकेट पहुंच गए। मेरे को लगता है देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर क्या कहते हैं इंडियन बैटिंग। कमिंग टू पाकिस्तान बैटिंग, ठीक है, मैं पाकिस्तान बैटिंग पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। अगर मेरे को लगता है पाकिस्तान की बैटिंग इज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन अगेन मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। मेरे को लगता है अगर इन दोनों में इनरोड्स कर दिए, उस्मान खान एक अच्छा टैलेंट है, आई रियली डोंट थिंक आजम खान खेलने वाला है ये वाला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मुझे डाउट है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो खेलेगा, तो आई डोंट थिंक सो इतना कोई मिडल में ऐसा कोई बंदा है जो इतनी मुश्किलें पहुंचा सकता है कंसिडरिंग द कंडीशंस एंड कंसिडरिंग आवर बॉलिंग अटैक। फकर जमान मे बी इन आउट हो सकता है। मेरे को लगता है पाकिस्तान की बैटिंग में आज के टाइम में उस ऑन पेपर बहुत अच्छी है, लेकिन आज के टाइम में मेरे को लगता है इस कंडीशंस में और इस बॉलिंग अटैक के अंदर अगेंस्ट उनके अंदर उतना गुदा है कि वो लोग कर जाए। मेरे को एक नाम यहाँ पे लेना था, जैसे कि फकर जमान वाला, कि भाई फकर जमान समहाउ इंडिया के सामने अच्छा कर देता है हियर एंड देयर। तो और मुझे ये पर्सनली ये लगता है कि फकर जमान स्पिन ठीक ठाक खेल लेता है, ठीक है, तो वो फकर जमान को भी हम एक ऐसा पोटेंशियल रिस्क एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन रिस्क एलिमेंट तो मैं एक्चुअली मैं उस्मान खान को भी कंसिडर कर रहा हूँ। मैंने उसको जितना पीएसएल वगैरह में खेलता देखा है, पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है बट स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है वो। फकर जमान का मैं बहुत स्ट्रेट अप बता रहा हूँ, मैंने उसको बहुत देखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान उसको इतना खींच भी क्यों हो रही है। भाई उसका बहुत क्लियर है कि वो 10 में से 1 या 2 मैच खेलेगा और वो मैच बहुत अच्छा खेलेगा, आई अग्री, लेकिन यार ये रेशियो बहुत कम है, 10 में से 2 या 3, ये बहुत ज्यादा बेकार रेशियो। अभी वो टाइप का बैट्समैन है ना यार, कि वो जब खेलने लगता है, चलने लगता है, तो समझ नहीं आता ये आउट कैसे होगा। हाँ, और जब वो वही पॉइंट है ना, कुछ भी बॉल पे आउट होके चला जाएगा वो। अब पॉइंट हुआ ना, कुछ चलता ही बहुत कम है, वो पॉइंट है कि वो उसका बाहर कोई इस शोड ही नहीं है ना उसके सामने, वो बहुत कम मैचेस में चलता है ब्रो। तो वो एक उसका मेरा ठीक है चलने को, तो उस दिन चल खराब दिन हुआ, मतलब अच्छा दिन हुआ तो कोई भी उस दिन अच्छा खेल सकता है, लेकिन मैं पोटेंशियल उसकी बात कर रहा हूँ। कमिंग टू द पॉइंट, मैं बात कर सकता हूँ कि एक बात करना कि तेरे हिसाब से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब इस मैच को कंसिडर करते हो कि मतलब तेरे हिसाब से क्या लगता है कि ये बॉलर, ये प्लेयर या ये पॉइंट दोनों टीम के बीच का डिफरेंस बन सकता है? मुझे देख, हमेशा से ये सेम ही चीज़ रही है मेरे लिए पर्सनली। मुझे ये लगता है कि जो हमारी इंडियन, मैं बॉलिंग में बात करता हूँ, कि जो इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह वाला फैक्टर है ना, कि एक ऐसा बॉलर जो पावर प्ले, मिडल ओवर्स, डेथ, 4 ओवर वो डालेगा, वो 4 ओवर लॉक इन रहेंगे तुम्हारे, कि मतलब वो 4 ओवर अच्छे ही जाएंगे। अगर वो 4 में से एक भी ओवर खराब जाता है तो मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे लिए जसप्रीत बुमराह एक बहुत वैल्यूएबल प्लेयर रहेगा उस पिच पे, जो ऑलरेडी बॉलर्स को सपोर्ट करेगी, जैसा लोग समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑफ कोर्स जो विराट कोहली वाला फैक्टर है, कि विराट कोहली पाकिस्तान के सामने जितना लंबा खेलेंगे, जितना अच्छा खेलेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक थोड़ा सा नाम जो अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में है, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो दोनों जगह से इम्पैक्ट करेगा गेम को, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। तो इनफैक्ट फील्डिंग भी बहुत क्रेजी है उसकी। मैं पर्सनली ये सोच रहा हूँ कि शायद मुझे ये लग रहा है कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इस मैच में। मैं पता है अपने हार्दिक पांड्या पे भी आता हूँ, लेकिन एक बंदे को मैं नाम लेता हूँ, आई डोंट नो क्या सीन होगा, बट कुलदीप यादव। मैं कुलदीप यादव का क्यों स्पेसिफिक नाम ले रहा हूँ, एक तो पता नहीं क्या रोहित इतना ब्रेव होगा कि नंबर 8 की बैटिंग हटा के कुलदीप यादव को डाले। मैं कुलदीप यादव का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पाकिस्तान ट्रेडिशनली रिसेंट टाइम्स में रिस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल कर रही है। अगर उसमें वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हो, वो वनडे वर्ल्ड कप का कुलदीप यादव हो, तबरेज शमशी हो या फिर नूर अहमद हो, ठीक है, सेम रिसेंट टाइम में वो तो आदिल रशीद के सामने स्ट्रगल किए हैं। क्या नाम है, बेन वाइट शायद नाम है, आयरलैंड का है उसका नाम, बेन वाइट ही नाम है, वाइट उसकी सरनेम है, वाइट ही नाम है उसका, मैं उसका फर्स्ट नेम, उसके सामने भी वो लोग स्ट्रगल किए थे, ठीक है, राशिद खान के। तो वो लोग हिस्टोरिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। इफ्तिकार अहमद तो इतना खराब स्पिन खेलता है कि वो लोग उसको भेजना नहीं चाहते उसके सामने। तो मुझे लगता है कुलदीप यादव वाला जो रिस्ट स्पिन वाला फैक्टर है ना, वो एक भाई अगर युजवेंद्र चहल बैटिंग कर सकता ना, तो मैं कुलदीप और युजवेंद्र दोनों को घुसा देता, क्योंकि वो लोग एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। रिसेंट टाइम में भी वो लोग आदिल रशीद को खेल ही नहीं पा रहे थे, जबकि आदिल रशीद इज नोवेयर एट हिज बेस्ट, है ना, भले वो नंबर 1 पे T20, बट नोवेयर एट हिज बेस्ट। बट कमिंग टू द हार्दिक पांड्या फैक्टर, भाई हार्दिक पांड्या कैसा प्लेयर है, दोनों टीम का मिला के दोनों टीम में कोई भी ऐसे आउट एंड आउट ऑलराउंडर नहीं है एक्सेप्ट हार्दिक पांड्या। उनके टीम में भी शादाब खान को आई डोंट नो तू ऑलराउंडर बोलेगा, क्योंकि आज के टाइम में करंट फॉर्म में उसकी हालत इतनी खराब है कि मेरे को लगता है अगर उसका नाम शादाब खान नहीं होता ना, सारी टीम के बाहर होता। भाई उसकी बैटिंग ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अच्छी है उसकी बॉलिंग से, जैसा हमने एक
कुछ रीसेंट एनकाउंटर्स में भी देखा है, शादाब खान का फुल टॉस फेंकने वाला जो इश्यू है वो जा ही नहीं रहा है। मतलब शादाब खान बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ओवर में एक फुल टॉस देगा ही, ठीक है। अब आप अगर ये उसको डाउन द मतलब नॉर्मल विद द ग्राउंड गैप में निकाल दिए तो बाउंड्री हो जाएगी। अगर ज़्यादा फुल टॉस आ गई, उसी के अगेंस्ट एक बंदा जो लेग स्पिनर को 3-3 छक्के मारता है, हार्दिक पांड्या। अब ये मैचअप इतना अमेजिंग हो सकता है। मैं शादाब खान का क्यों बोल रहा हूँ, शादाब खान ने लास्ट 3 मैच में 2 डक और 1 सिंगल रन मारे, ये लास्ट 3 मैच के हैं उसके, और लास्ट 5 मैच में शायद उसने अपने करियर के 2 सबसे हाईएस्ट रन खाए। और इन जनरल मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लास्ट 4-5 मैच की बात करूँ, इन जनरल उसका बहुत खराब, मैं कह रहा हूँ अगर उसका नाम शादाब खान नहीं होता तो टीम के बाहर है, वो लेजिट टीम के बाहर है। लेकिन हार्दिक पांड्या अपने आप में आते हैं, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या और कुछ हद तक शिवम दुबे, ये 2 इतने डिफाइनिंग फैक्टर हो सकते हैं कि उनका, तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है 2 चांसेस है। पर्सनली मुझे लगता है पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ जाएगा, आजम खान को ड्रॉप करेगा, वो लोग शादाब खान, इमाद वसीम और उसके बाद उनके नसीम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद मोहम्मद आमिर, ये 4 पेसर्स के साथ जाएगा। अगर वो गलती से अबरान अहमद जैसे बंदे को ले आते, मुझे लगता है समवन लाइक शिवम दुबे, सूर्य कुमार, ये 2 मिडल मैन और उसके बाद हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा डेडली हो जाता है। तो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का रोल कैसे दिखता है इस मैच के लिए, स्पेशली सूर्य कुमार और हार्दिक? अरे हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव से पहले अभी मेरे दिमाग में एक नाम आया जो मैं पुट करना चाहूंगा। ऋषभ पंत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मैच में। अगर वो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा है और जल्दी विकेट गिर गया तो हम वो उम्मीद नहीं करेंगे कि ऋषभ पंत वो वाला ऋषभ पंत रहे कि भाई जा रहा हूँ, मार रहा हूँ, आड़े टेढ़े शॉट खेल रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, और वही ऋषभ पंत अगर 6 ओवर के बाद आ रहा है स्पिनर के सामने तो बहुत ज्यादा अलग हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कमिंग टू द मेन पॉइंट, जो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का क्या रोल रहेगा, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि सूर्य कुमार यादव जितना ज़्यादा स्टार्टिंग में बॉल खेल के अपनी इनिंग्स को लंबा करने की कोशिश करे वो बेहतर रहेगा, ना कि आके सीधे मारने की सोचे। और फिर क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पता है कि इंडिया की बैटिंग नंबर 7 पे ख़त्म हो जा रही है, और हार्दिक पांड्या से पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्लच में बहुत अच्छा खेले हैं। तो हार्दिक पांड्या से वही है कि अगर स्पिनर उनके सामने आ गया तो फिर बात खत्म है। पर कहीं ना कहीं यार मैं चाहता हूँ कि ये लोग ग्राउंड की डायमेंशंस को ध्यान में रख के अपने शॉट्स खेलें, क्योंकि अगर तूने ऑस्ट्रेलिया और ओमान वाला मैच देखा हो तो उसमें शॉट्स जैसे जिस तरह मिचेल मार्श आउट हुआ, या जिस तरह मतलब कैचेस हुए थे पर मिस कुछ ड्रॉप्स हुए, या एक बंदा जो था वो बॉल को लेके बाउंड्री पे गिर गया, मतलब वो ऐसा था, वो मैच ऐसा था कि ऐसा लग रहा था वो कितना क्लीन हिट है, ये तो 6 ही जा रही है। लेकिन रियलाइज हो रहा था कि बंदे बहुत अंदर खड़े हैं बाउंड्री पे, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है। तो उसको ध्यान में रख के जो टीम ज़्यादा खेलेगी, जैसे तूने पहले मेंशन किया कि गेम बैटिंग का है, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग को तो सपोर्ट हो रहा है, तो इस चीजों को लेके जो टीम ज्यादा बेहतर खेलेगी वही सक्सीड करेगी। भाई इसमें इस पॉइंट पे आके रनिंग बिटवीन द विकेट्स मेरे हिसाब से बहुत क्लचली इंपॉर्टेंट है। ऐसे में रोहित शर्मा की फिटनेस पे तेरे क्या है? अभी रिसेंटली कुछ पिक्चर्स देखे, कुछ तो एकदम ऑफ थे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं कोई बॉडी शेम वाले उसमें बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं खुद कोई बहुत फिट नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा का, तो विराट कोहली से तो उम्मीद है वो बंदा तेज दौड़ेगा, ठीक है, लेकिन देखो क्या लग रहा है रनिंग बिटवीन द विकेट्स, क्योंकि ये वो मेरे को लगती है कि ग्राउंड ओवर की तुम ऐसे किए और छक्के जा रहे, तो ऐसे में रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में देखो क्या लगता है रोहित शर्मा का कैसा रोल हो सकता है? मुझे लग रहा है कि जब रोहित शर्मा इनिशियली ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि पावर प्ले में तो ठीक है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स उतना ज़्यादा गेम में शायद ना आए, लेकिन अगर रोहित शर्मा लंबा खेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उनको अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स से एक चीज़ और मुझे ध्यान में आई कि यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स में तुमको ये भी कैलकुलेट करना है कि बॉल आउटफील्ड पे कितने दूर जाएगा, क्योंकि जितना तुमने सोचा उतने दूर जाएगा नहीं वो बॉल, जितने मैचेस मैंने देखे। तो इसमें पता है एक और चीज मैं बता रहा हूँ, ये इसमें बहुत देखो छोटा सा काट रहा हूँ, बट रोहित शर्मा की खासियत ही यही है कि अगर वो 6 पावर प्ले का 6 ओवर खींच गया, अगर उसने एक एक्स नंबर अमाउंट ऑफ बॉल्स खेल लिए, तो फिर मेरे को लगता है वो लिटरली लैंड माइंस के ऊपर भी वो छक्के मारेगा। ये हमारे रोहित द गॉड की, वो क्या बोलते हैं, हिटमैन की यही खासियत है। या तो खेलेगा, इतना गंदा खेलेगा तुम्हें लगेगा कि साले को खेलना नहीं आता, लेकिन वो एक्स नंबर ऑफ बॉल्स खेल गया, फिर तुम डेल स्टेन लाओ, तुम जेफ थॉमसन लाओ, तुम मिचेल स्टार्क लाओ, तुम सुनील नारायण चल ठीक है, सुनील नारायण नहीं, किसी और को लेके आओ, वो उसको मारेगा, ये मेरे को लगता है। तो पता है, अपने सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे थे, तो भाई मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि कल सूर्य कुमार का मैं स्टैट देख रहा था, भाई उसकी कुछ 46 की एवरेज है और 172 का स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल T20। मेरा दिमाग घूम गया, मैंने बोला ये क्या आंध्र ऐसा विराट कोहली को जोड़ दिया, ये मतलब मेरे को पता ना बहुत गजब स्टैट्स है, बट ऐसे स्टैट्स है 46 की एवरेज 172,
क्या चल रहा है ब्रो? मेरे को लगता है कि भाई प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड सूर्या का ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जाना चाहिए। कि मुझे स्पेशली मैं पाकिस्तान के सामने बात करूँ, पता है कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो खेल गए ना तो डेड है। सूर्य कुमार उनमें से एक है। फकर जमान का वो उल्टा वर्जन है, वो ज्यादातर मैचेस में चल जाता है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव अगर वो खेल गया इस पिच क्या अगर वो खेल गया इन जनरल, तो फिर मेरे को लगता है कि कोई भी बॉलर उसके रास्ते नहीं आएगा। ऊपर से वो ऐसी जगहों पे मारना मैच डेड हो जाएगा। क्या अगर पहली बैटिंग है और सूर्या खेल गया मतलब डेड हो गया मैच, डेड हो गया। और उसमें पॉइंट कैसे पता है, सूर्य यही डिफरेंस आ जाता है विराट रोहित सूर्या जैसे प्लेयर्स में यही डिफरेंस आ जाता है कि वो लोग नहीं बोलते बैटेड अस आउट ऑफ द गेम वाला सिचुएशन कि सूर्य तुमको ना ऐसी अनकन्वेंशनल जगह पे मारेगा और इतनी बार मारेगा कि तुम डेड है, तो उससे कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो मेरे को लगता है ये बहुत, लेकिन हाँ हार्दिक पांड्या का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है हाँ इंडिया सिर्फ 3 ही पेसर लेके आई है, और जिस टाइप का कंडीशन देख कर लग रहा है मुझे लग रहा है पेसर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। हार्दिक पांड्या द पेसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। और देखो हार्दिक पांड्या द पेसर के कारण क्या अपना कुलदीप यादव पर लेवरेज ले पाएंगे। पहले तो हार्दिक पांड्या द बॉलर पे बात करते हैं। मैंने रवि शास्त्री का एक स्टेटमेंट देखा था आयरलैंड किसी तो मैच में, वो कमेंट्री कर रहा था उसके ऊपर कि दो इंडिया के पास 4 स्पिनर्स हैं, इन जैसे पिचेस प्ले कर रही है इंडिया, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोच रहा होगा कि हमारे स्क्वाड में एक फास्ट बॉलर अगर ज्यादा होता तो बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या द पेसर जो है, हमारे हार्दिक पांड्या द बॉलर है, उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी ये पॉइंट करूँ कि सब सोचते हैं हाँ ठीक है हार्दिक पांड्या स्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या का कभी कभी जो एंकर वाला जो रूप होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि वो मैच याद हो जो पिछला पाकिस्तान के साथ हुआ था, एशिया कप नहीं T20 वर्ल्ड कप वाला ही, हाँ है? तो जो विराट के साथ खेला था, हाँ 10 स्लॉगर का रूप हमने नहीं देखा था। तो जब आपके पास पंत, रोहित शर्मा, सूर्या जैसे बैट्समैन होते हैं जो एक इनिंग में बैट आउट कर देंगे सामने वालों को, तो साथ ही साथ आपको विराट कोहली, हार्दिक पांड्या जैसे लोग चाहिए होते हैं कि जब वो लोग ना चलें तो ये गेम को संभाल ले, स्पेशली इस कंडीशन में। हाँ स्पेशली इन कंडीशंस में। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि एज अ बैटर वो हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, लेकिन जो पिच की कंडीशन है वो उनकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मैं इसमें एक चीज़ पता है ऐड करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो भी टीम है ना प्रेशर, चलिए तो बहुत क्लीशे बात है कि जो भी टीम प्रेशर को बेटर हैंडल करेगी, लेकिन प्रेशर के साथ साथ प्रेशर तो ऑब्वियसली हर बार आई होता है, लेकिन मुझे लगता है इंडिया की फील्डिंग ये एक है ना डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो सकता है इस मैच। इन फील्डिंग से ना अगर क्योंकि ये मेरे को लग रहा है ना ये मैच ऐसा हो सकता है ना कि या तो एकदम वन साइडेड होगा या तो हद से ज़्यादा क्लोज होगा, ये नथिंग इन बिटवीन होगा। मेरे को लगता है ना अगर इंडिया ने फील्डिंग में अगर स्टार्टिंग के 6 ओवर्स में अगर अच्छी फील्डिंग करके अगर सिंगल डबल्स रोक लिए, बाउंड्रीज रोक ली, मैं लिख के देता हूँ बाबर और रिजवान दे विल शिट देयर पैंट्स। ऐसा सिचुएशन होगा कि दे विल लिटरली शिट देयर पैंट्स। और ये मैं ऐसे जस्ट ऐसा नहीं इंडियन और पाकिस्तानी में मेरे को खाली शिट करना है वो पॉइंट नहीं, क्योंकि मैंने एक्चुअली में उनको ये करते देखा, बहुत बार देखा, मैच आफ्टर मैच मैंने देखा कि अगर उन पर प्रेशर आता है तो वो लोग खराब खेलते हैं। मैं देखो एक गजब सा स्टैट दिखाता हूँ, मैं बाबर आजम को एक बढ़िया सा स्टैट को दिखाता हूँ। ये बाबर आजम इन इंपॉर्टेंट T20 इवेंट्स हैं, ठीक है भाई, ये इसके रिसेंट टाइम के एशिया कप हो कि T20 वर्ल्ड कप हो जहां पर इसके फैमिली कंडीशन, अच्छा जूम इन करूं, ये उसके स्टैट्स हैं भाई, तू देख रहा है ना रन है ना एवरेज है ना स्ट्राइक रेट है, नथिंग। और इसकी कैप्टनसी पे तो अपने कई बार बात कर चुके हैं। तो मुझे लगता है अगर इंडिया ने स्टार्टिंग में प्रेशर बना दिया और बाबर आजम और रिजवान को स्टार्टिंग में लपेट लिया, पाकिस्तान वही डह जाएगी, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी टीम है ना इन 2 प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा हेविली रिलाई करती है। एंड मुझे लगता है पावर प्ले में कहीं ना कहीं है ना हार्दिक पांड्या भी है, और हार्दिक पांड्या का नेक ऑफ रहेगी, उसने बाबर आजम और रिजवान को 2-3 बार आउट भी किया है रिसेंट टाइम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी जो बाबर आजम और रिजवान को जल्दी आउट करने के पॉइंट से मुझे एक खिलाड़ी का नाम याद आया, वो थे भुवनेश्वर कुमार। कि जैसे भुवनेश्वर कुमार का जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो स्पेल था, तो इस बार तो भुवनेश्वर कुमार है नहीं, उनका रोल प्ले करना है मोहम्मद सिराज को। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मोहम्मद सिराज कैसा प्ले करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का लास्ट ODI वर्ल्ड कप का मैच याद हो तो मोहम्मद सिराज को स्टार्टिंग में बहुत बीटिंग मिली थी, ठीक है, कि भाई बहुत रन पड़ रहे थे ये वो, तो सिराज ने पीछे से आगे कवर कर लिया था। लेकिन T20 फॉर्मेट बहुत छोटा फॉर्मेट है, ये आपको रिकवरी का मौका बहुत कम देता है, तो जिस तरफ फ्लो जाता है उस तरफ चला जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें अर्शदीप में मैं बहुत एक्चुअली पॉजिटिव, मेरे को अर्शदीप हमेशा से पसंद रहा है। उसने रिसेंट टाइम में चल आइलैंड के सामने छोटा है, लेकिन आइलैंड के सामने भी उसने एक अच्छा स्टार्ट किया था, और उसने पाकिस्तान के सामने भी अच्छा किया। मेरे को लगता है वो ऐसे बड़े मैचेस में अपने आप को बैक करता है, उसके अंदर एक एटीट्यूड है, मेरे को लगता है वो बढ़िया रहेगा। लेकिन कमिंग टू स्पिन ब्रो,
क्या लगता है? अच्छा, लेट्स कंसिडर कि इंडिया कुलदीप यादव को नहीं खिला रहा है ना, लेट्स कंसिडर कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिया कुलदीप यादव को ना खिलाए और अक्षर पटेल और जडेजा दोनों के साथ जाए। तो यू रियली थिंक कि मिडल में अपने पास उतना फिर पावर रहेगा कि अपने एनरोड्स कर सके पाकिस्तानी बैटिंग अटैक में? मान ले कि उनका बात भी अच्छा गया, तो व्हाट डू यू थिंक कि अपना बैकअप प्लान क्या हो सकता है इन द मिडल पेस? नहीं, फिर अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारा बस क्लियर इंटेंशन ये रहेगा कि जो हमारा पावर प्ले है, ठीक है, उस पावर प्ले में हम बुमराह से ज़्यादा ओवर्स ना कराएं या शायद कराए भी ना, मैक्सिमम एक ही ओवर कराएं, और फिर हम बुमराह के 1 या 2 ओवर को मिडल ओवर में रखेंगे, और फिर डेथ के लिए अर्शदीप और बुमराह के जो लास्ट के 3 ओवर है, मतलब 2 अर्शदीप 1 बुमराह, उस तरह से मेरे ख्याल से कैलकुलेशन बैठेगा। पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि शायद कुलदीप यादव खेलेंगे, क्योंकि अब मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि आप अक्षर पटेल को लेके ये सोचो कि हम स्टार्टिंग से एकदम बॉन्कर्स चले जाएंगे और अगर पहली बैटिंग आ गई तो हम इतने रन बना देंगे कि फिर हमको हमारी बॉलिंग पे प्रेशर आएगा ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी अगर फेल हो गई तो कोई अक्षर पटेल या जडेजा कोई ऐसे बैटर्स नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रन बना के दे देंगे, और ये कंडीशंस भी ऐसी है कि जहाँ तुम फेल कर जाओ। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक इवन टीम बनाने के लिए कुलदीप यादव का होना जरूरी है। पर इसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूँ कि जो उनकी पूरी टीम है ना, वो एक्चुअली में फिंगर स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं, एक्सेप्ट बाबर आजम, वो थोड़ा ऑफ स्पिन के सामने पता नहीं क्यों अटकता है। बीट उस्मान खान को अगर तुम लोगों ने पीएसएल में देखा, बहुत बढ़िया खेलता है, कट और पुल और स्लॉक स्वीप बहुत अच्छा करता है, और अपना क्या नाम है, फकर जमान तो है ही लेफ्टी, तो दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ अगर फकर जमान बीच में बैटिंग कर रहा है तो बहुत बड़ा मतलब माथे का सरदर्द बन जाएगा रोहित शर्मा के लिए कि वो बॉलिंग किसको दे, क्योंकि दोनों जडेजा उसको देने बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और रिजवान भी अच्छी स्पिन खेलता है, शादाब खान भी अच्छी स्पिन खेलता है, अगर मान लो गलती से वो लोग आजम खान को भी खिला रहे हैं तो वो भी स्पिन को बैश आउट करता है। तो मेरे को लगता है ये कंसिडर करते हुए भी हार्दिक पांड्या द ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो शिवम दुबे द ऑलराउंडर को कैसे दिख रहा है, क्या लगता है शिवम दुबे द बॉलर काम आ सकता है? मे बी नॉट, इफ दोनों लेग अगर मान ले दोनों लेफ्ट मतलब दोनों अपने जडेजा अक्षर खेल रहे हैं तो शिवम दुबे द बॉलर और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं शिवम दुबे तो बॉलर इस कंडीशंस में ये काम आ सकता है। उसका क्राइटेरिया ये है, मान लीजिए अगर कोई ऐसा सिनारियो बन रहा है जहाँ शिवम दुबे को बॉलिंग देनी पड़ सकती है, तो आप हमेशा उसे उस एंड से बॉलिंग दीजिए जहाँ हवा अगेंस्ट चल रही हो, मतलब कि जो बैट्समैन के फेवरेबल साइड है उसके अगेंस्ट अगर हवा हो तो शिवम दुबे, जो कि हालांकि शिवम दुबे के जो भी वेरिएशन है स्लोअर स्लोएस्ट वाले, तो वो वहाँ पे काम आ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शिवम दुबे का शायद 1-2 ओवर का रोल बन जाएगा अगर दोनों स्पिनर्स को। मैं पता है इस चीज़ पे एक और ऐड करता हूँ, मेरे को लगता है अपने ने ओवरऑल अच्छी बात कर ली, मैं थोड़ा पेस वाइज जाता हूँ और उसको खत्म कर सकते हैं। तो एक है ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत ज़्यादा बात चलती है कि उनका पावर प्ले में, अभी तू स्टैट्स दिख रहे हैं देखो, क्लियर दिख रहे हैं, तो ये बाबर आजम का बेसिकली स्ट्राइक रेट पावर प्ले परफॉर्मेंस है, तो उसने 104 मैचेस में उसकी 118 की स्ट्राइक रेट है और 38 का एवरेज है। एवरेज इज गुड, वेरी गुड, बट स्ट्राइक रेट इज रियली बैड। बेसिकली ये तो हर्ट करने वाली सिचुएशन हो जाती है। मेरे को लगता है ऐसे में अगर तुम जडेजा और अक्षर पटेल को खिला रहे हो तो मेरे को लगता है पावर प्ले इज द पॉइंट जहां पर मेरे को क्या लगता है पावर प्ले है ना पूरे मैच का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो सकता है। अपने ने हार्दिक पांड्या की बात की, अपने ने कुलदीप यादव की बात की, अपने ने पेसर्स की बात की, बट पेस वाइज मेरे को लगता है पावर प्ले एक ऐसा पेस हो सकता है कि जहां पर है ना पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो सकती है और इंडिया एक्चुअली वहां बेटर कर सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि तूने ये तो देख ही लिया कि ये कितना बेसिकली इसका कितना खराब है। मैं ये देखो दिखाता हूँ, ये हमारे रोहित शर्मा का है, तो रोहित शर्मा का पावर प्ले में 31 का एवरेज है, बट स्ट्राइक रेट इज रियली गुड, 133 का स्ट्राइक रेट, नॉट बैड कंसिडरिंग उसने 116 मैचेस खेले। तो मेरे को लगता है पावर प्ले एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो सकता है और रिसेंट टाइम में जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपना इंटेंट भी दिखाया, मेरे को लगता है वो पावर प्ले में हिट करने जाएगा। पावर प्ले मेरे को लगता है पूरे मैच का एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो सकता है। अगर हम लोगों ने पाकिस्तान को पावर प्ले में रोक लिया, मेरे को लगता नहीं दे विल एवर कम बैक, और हम लोगों ने अगर पावर प्ले में हिट कर लिया तो मेरे को लगता है इनके पास जैसे मिडिल ऑर्डर के बॉलर्स हैं जो अपने को रोक पाएंगे। पर कहीं ना कहीं मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जैसे तूने रिजवान या बाबर का जो भी पावर प्ले के स्टैट्स थे, ठीक है, अगर वो लोग वैसे ही खेलते हैं और अगर वो वैसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पावर प्ले के बाद उनके विकेट्स नहीं गिरे, ठीक है, 6 ओवर में मान लो 46 रन बिना विकेट या 50 रन है बिना विकेट, तो उनके पास भी वैसे स्ट्राइकर्स हैं जो फिर इंडियन मिडल ओवर्स की जो बॉलिंग है उसको क्लीनर्स दैट्स वेयर आई फील कि कुलदीप यादव वेरी इंपॉर्टेंट इस मैच में खेलना। तो मेरे हिसाब से अपने ने ओवरऑल तो अच्छी ही बात कर ली, कुछ बाकी है क्या बात करने के लिए? मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रीव्यू बात कर लिया। तो
इसको क्लोजिंग करते हैं और फिर अपने ऑडियंस में से एक्चुअली मैंने पोल रखा था तो उसमें से 1-2 सवाल आए तो मैं चाहता हूँ अपने उसका आंसर करें। तो भाई हो सकता है यहाँ पर थोड़ा तुमको कट मिले, हमारा लास्ट कॉन्वर्सेशन बीच में कट मिले क्योंकि ठाकुर के यहाँ सडनली लाइट चली गई थी एंड हम एक्चुअली भूल गए कि हम लोग बात क्या कर रहे थे। बट ओवरऑल इस चीज़ को मैं एंड कर रहा था, मैं यहाँ बोल रहा था कि मोर और लेस मेरे को लगता है कुछ समझ ले कुलदीप यादव का रिस्क लेना और वर्दी हो सकता है क्योंकि मेरे को लगता है उनके मिडल ऑर्डर को कुलदीप यादव ने पास में कई बार खाया है और एक अलग डायनेमिक बॉलिंग अटैक हो जाएगा अपना। बट भाई इसको यहाँ पर एंड करने से पहले मैंने Q&A रखा था, उसमें एक अपना इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने पूछा, इसका नाम है सुजय कानेकर, ठीक है सुजय भाई। तो उसने पूछा व्हाट शुड बी द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलर्स। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बता, पहले तू बता फिर मैं बताऊंगा, कीप इट सिंपल, मतलब शॉर्ट रखना। मुझे ये लगता है कि 3 पेसर्स जो सिराज, अर्शदीप और बुमराह, 4th पेसर हार्दिक पांड्या, जडेजा और कुलदीप यादव, ये मेरे बॉलर रहेंगे। शिवम दुबे कभी ज़रूरत पड़ी तो। और पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, ठीक है, शादाब खान, और 5th बॉलर एक और पेसर रहेगा कोई ना कोई, हरीश रऊफ, ठीक है, और एक स्पिनर की मुझे लग रहा है अबरार अहमद खेलेंगे। मेरे को नहीं लगता अबरार अहमद की जगह नहीं बन पाएगी ना, बट जो इंडिया का तूने अटैक बोला मैं एकदम स्पॉट ऑन, मैं वही चाहता हूँ कि वही इंडिया का अटैक रहे। पाकिस्तान का भी जो तूने बोला सेम टू सेम, मतलब भाई मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं, मैं एक्चुअली में सेम, क्योंकि मेरे को लगता है अगर पाकिस्तान का बेस्ट चांस है वो यही चांस है कि अपने पेसर्स के साथ जाएं और वो लोग एक्सपीरियंस्ड, ठीक है भाई। लास्ट एक अपने को किसी ने यूट्यूब पे पूछा है, उसका मैं बता दे रहा हूँ। यूट्यूब पे बंदे का नाम है सौम्यदीप, ठीक है। तो सौम्यदीप भाई ने पूछा है कि एज एन इंडियन क्रिकेट टीम फैन आई हेट वन साइडेड इंडिया पाकिस्तान गेम्स। भाई आई डोंट हेट एक्चुअली, but now Pakistan with a young team, where do you guys see them going forward in the future with the guidance of someone like Gary Kirsten? क्या लगता है? तो मैं इसका स्टार्ट मैं ये करता हूँ। पहली बात तो भाई मजा आता है अगर इंडिया 1 साइड हरा देती है ना, मैं इतना बुरा नहीं होता। बट कमिंग टू द पॉइंट की यंग टीम जो है, कुछ ज़्यादा यंग टीम नहीं है, पिछले साल से इस साल में कुछ फर्क नहीं, उल्टा जो 2 उनके एडिशन है वो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर है जो एक्चुअली उनके ओल्ड गार्ड है। बट देखो भाई गैरी कर्स्टन आ जाए कि पता नहीं रिकी पॉन्टिंग आ जाए, पाकिस्तान की टीम का प्रॉब्लम कभी भी कोच नहीं रहा है। इसके पहले भी कोई खराब कोचिंग सेटअप नहीं था उनके पास, प्रॉब्लम हमेशा है ना, मेरे को लगता है उनके माइंडसेट का रहा है। और इसमें मेरे को लगता है कैप्टन बाबर आजम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जिस टाइप का है ना, क्या कहते हैं, लीडिंग फ्रॉम द एग्जाम्पल है, वो जिस टाइप का है ना एग्जाम्पल सेट करेगा, सब लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो मेरे को लगता है यहाँ पर माइंडसेट का चेंज होने का जरूरी है क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है। अगर कोई जस्ट इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, अगर कोई आज पाकिस्तान का फैन ये वीडियो देख रहा है, सोच रहा है कि 2021 के बाद ही सब कुछ हुआ है पाकिस्तान में और बाबर आजम और रिजवान जो उन्होंने 2021 में इंडिया को बनाया दैट इज द पिनेकल, नहीं भाई तुमने इंजमाम उलग को नहीं देखा, तुमने सईद अनवर को नहीं देखा, रिसेंट टाइम में शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, तुमने मिसबा उलग को नहीं देखा, तुमने प्लेयर्स ही नहीं देखे। इनफैक्ट सरफराज अहमद को भी अपने प्राइम पे नहीं देखा। इससे बहुत बेटर बॉलर, इससे बहुत बेटर बैटर्स खेल चुके पाकिस्तान। नहीं, मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली एड्रेस करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जैसे तूने बोला कोचिंग एक इशू नहीं है, कैप्टनसी एक इशू है, पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है जो सबसे बड़ा इशू वो उस टीम के साथ वो है कि वो एक टीम नहीं है, ठीक है। वो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस टीम को ग्रुपिज्म में डिवाइड कर रहा है और वो ग्रुपिज्म कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि मैं एज अ स्टार परफॉर्म करूं, ना कि मैं एज अ टीम प्लेयर परफॉर्म करूं। तो जो हर किसी में जो स्टार बनने की भूख है ना, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डुबा रही है। और अगर ये चीज़ गैरी कर्स्टन संभाल ले तो शायद पाकिस्तान बहुत बेटर कर सकता है। पॉसिबल भी है क्योंकि गैरी कर्स्टन ऑलरेडी एक देसी टीम इंडिया के साथ काम किया, तो वो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा पाकिस्तान के साथ काम करना। लेकिन ओवरऑल मैं इस चीज़ को ऐसे ही कहना चाहूँगा कि माइंडसेट का बहुत फर्क है। मैं बाबर आजम का नाम इसीलिए ले रहा हूँ, मेरे को लगता है एज अ बैट्समैन वो इतना खराब नहीं है, लेकिन एज अ कैप्टन ही इज़ रियली बैड। मतलब उसकी कप्तानी में मुझे ऐसा भी कोई ऑयन मॉर्गन या धोनी लेवल का टेक्टिकल जीनियस नहीं नजर आता, ना ही उसके अंदर मुझे डैरेन सेमी टाइप का एक वो जोश या एक इमरान खान टाइप का वो भी नजर नहीं आता। जस्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उनके पास बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। तो यही था भाई। तो यहाँ से अपने सीधा क्रिक गॉसिप पे आते हैं और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी सवाल पूछा। तो क्रिक गॉसिप में भाई सबसे पहले विराट ने 10 ICC इंडिविजुअल, तो ये एक्चुअली में तूने रेडिट पे शेयर किया था, क्या सीन है ब्रो, इसके बारे में जरा क्विकली बता दे। मतलब यार जो भी विराट कोहली की ODI प्लेयर ऑफ द ईयर या ODI प्लेयर ऑफ द डेकेड जो भी उसे आज तक अवार्ड्स मिलता है या मैन ऑफ द सीरीज हो गया, वो टोटल 10 हो चुके हैं और विराट कोहली एक अकेला ऐसा प्लेयर बन चुका है जिसके पास ये 10 रिकॉर्ड्स हैं। तो भाई कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि विराट कोहली कितने लंबे टाइम से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे कि
2011-12 से लेके वो बंदा अभी तक इतना लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो उसका स्लंप था, जो लोग 3 साल सेंचुरी नहीं आई जिसको स्लंप काउंट करते हैं, वहाँ पे भी विराट की एवरेज 40-45 की रेंजेस में रहती थी, जो कि लोगों का प्राइम होता है, ठीक है। राइट। तो कहीं ना कहीं भाई विराट कोहली जैसी कंसिस्टेंसी पाना तो बहुत मुश्किल है। बेसिकली सिंपल है हाँ, कि विराट कोहली ने जो अचीव किया ना उस पर तो मेरे को लगता है अपने कोई बात मतलब क्या ही बात करें, मतलब एज एन इंडिविजुअल 10 डिफरेंट आईसीसी अवार्ड्स जीत चुका है, इनसे। और ये कोई मजाक नहीं है कि ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन सब किसी को मिल जाता है, इट्स अ बिग थिंग। तो भाई एक लास्ट चीज वो प्लेयर ऑफ द मंथ काउंट नहीं होता। ये प्रॉपर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर उसकी बात हो रही है, ना कि वो जो भी हर महीने मिलता है उसकी बात नहीं हो रही। बट एक लास्ट चीज की मैं बात करना चाहता हूँ, मैं 2 पॉडकास्ट पहले इसकी बात करना चाहता हूँ। तो मेरी थियोरी है, तो बेसिकली ब्रायन लारा ने जब उससे पूछा गया कि टॉप तुम्हारे 4 क्या है, हर कोई अपना ज्ञान दे रहा था, तो ब्रायन लारा ने इंडिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज सिलेक्ट किया। अब भाई जब मैंने ये देखा मैं समझ नहीं पाया कि यार अफगानिस्तान को उसने क्यों सिलेक्ट किया, मतलब तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और भी टीम, अफगानिस्तान क्यों सिलेक्ट किया। फिर मैंने इसमें पैटर्न देखा, चलो वेस्ट इंडीज को उसने क्यों सिलेक्ट किया, सिंपल सी बात है, होम टीम है, ठीक है। इंडिया एक इकलौती ऐसी टीम है जिसपे बहुत बात हो रही है कि बहुत ज्यादा स्पिन हैवी गई है। अफगानिस्तान अगेन हद से ज्यादा स्पिन हैवी है। और अगर तो इंग्लैंड की भी बॉलिंग अटैक को देखे तो वो लोग के पास कोई आउट एंड आउट पेसर्स उस टाइप के नहीं है, दे आर मोर लाइक, उनके पास लिविंगस्टोन है, अली है, सैम करन है, आदिल रशीद, उनके पास भी उस टाइप के बॉलर्स बहुत थे। तो मुझे उस टाइम पे लगा था कि भाई ब्रायन लारा को कहीं ना कहीं इस चीज का आइडिया है कि पिचेस इस बार स्टिकी, ट्रिकी और इस टाइप के होंगे, तो ही अफगानिस्तान को लेगा। वरना ब्रायन लारा जैसा सेन बुद्धि वाला बंदा अफगानिस्तान को सिलेक्ट क्यों कर रहा है, क्या पॉइंट है अफगानिस्तान को सिलेक्ट करने का। देखो क्या लगता है, कहीं ना कहीं इतने मैचेस देखने के बाद तेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रायन लारा ने एक्चुअली इसके पहले सोच लिया था, और एक्चुअली मेरी उस टाइम पे ये थियरी थी कि ब्रायन लारा को पता है, और कहीं ना कहीं इसीलिए इंडिया ने सही डिसीजन लिया है 4 स्पिनर्स को खिलाने का। ब्रायन लारा को कहीं ना कहीं आइडिया था कि किस टाइप की पिचेस होंगी। हाँ, तो कहीं ना कहीं मेरा भी ये मानना है कि ब्रायन लारा को अंदाज़ा तो था ही कि पिचेस कैसी होंगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वहाँ का एक लेजेंड है। और ये भी हो सकता है कि उसने कहीं ना कहीं जो प्रिपरेशन हो रही है या वो जो भी उसके सिनारियोज हो रहे हैं उसका भी उसे इनसाइड रिपोर्ट कहीं ना कहीं से मिला हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्शंस ऑफ कोर्स होंगे उसके उस पर्टिकुलर रीजन एरिया में। तो ब्रायन लारा ने जब अफगानिस्तान को सिलेक्ट किया था, ठीक है, तब कहीं ना कहीं पहले मुझे लगा था कि ठीक है स्पिन हैवी ये वो, लेकिन स्पिन तो अच्छा साउथ अफ्रीका के पास भी है, केशव महाराज, तबरेज शम्सी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, हेलो, आवाज नहीं आ रही? भटक गया। स्पिन, एक मिनट, स्पिन हैवी से फिर से बोलो, ठीक है। जैसे मुझे था कि स्पिन हैवी तो चलो अफगानिस्तान है, उस वजह से अफगानिस्तान को टॉप 4 में रखा, लेकिन कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की भी पास अच्छी स्पिन है, ठीक है, तबरेज शम्सी, केशव महाराज, और ऑस्ट्रेलिया का भी स्पिन खराब नहीं है, जेम्पा और लाइक मैक्सवेल रहेगा, एगर रहेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत ठीक है, अफगानिस्तान अभी भी बहुत अगर अबोव द वेट पंच करे तो पहुंच सकता है, मैं ये चीज़ को डिनाई नहीं करता, लेकिन वो बहुत एक आउटसाइड चांस है। पर अब मेरे को भी लारा द लेजेंड ने बोला है तो मेरे को भी ऐसा लगता है, तो मेरे को वही लगता है कि देख कोई भी टीम चौथी कोई भी टीम बोल सकता है, लेकिन उसने अफगानिस्तान बोला तो उसके भी दिमाग में होगा। तो मेरे को लगता है उसने एक्चुअली में कुछ चीज़ को सोचा है, तब मतलब ऐसे मुंह नहीं फाड़ दिया होगा। जब ये चीज़ मैंने पढ़ी थी तभी मुझे लगा कि मेरे को लगता है इसको आइडिया है। और जिस तरह से इंडिया ने भी 4 स्पिनर सिलेक्ट किए, कोई छोटी बात नहीं है कि एकदम स्पिन ही भर लिया उन्होंने। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ये बहुत ज़्यादा स्पिन हैवी वर्ल्ड कप होगा। बट कमिंग टू वन अनदर, भाई एक बहुत ही वियर्ड सी न्यूज़ मैंने ये जब देखी थी, तो भाई ऐसा था कि पुलिस स्नाइपर्स होंगे वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में, प्रॉपर स्नाइपर्स होंगे। फिर थोड़ा बहुत ऑनलाइन इंटरनेट पे देखा, रेडिट पे देखा, ट्विटर पे देखा, तो मालूम पड़ा कि ये यूएसए का यूजुअल नॉर्म है। भाई स्नाइपर्स यूजुअल नॉर्म, क्या चल रहा है ब्रो, ये बड़ा वियर्ड लगा मेरे को तो बहुत ही वियर्ड लगा। भाई मुझे तो डर लग रहा है ये पिच इन्वेडर्स के साथ क्या करेंगे, मतलब पता चला तुम विराट कोहली के पैर छूना जा रहे हो और ऊपर सेन वॉर्न से मिल के आ रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। मतलब कहाँ मिलने गए थे जेम्पा को, कहाँ मिल रहे हो साइमंड्स को ऐसा ही में बहुत वियर्ड है यार। मतलब ठीक है वो लोग बोल रहे हैं कि यूजुअल क्या बोलते हैं सिक्योरिटी नॉर्म है, बट ये यूजुअल है क्या स्नाइपर्स? भाई मतलब क्या हो रहा है यार, थोड़ी नरेंद्र मोदी साक्षात थोड़ी क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो सिर्फ क्रिकेट ब्रो, मतलब इतना क्या, ठीक है। बट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कि भाई केदार जाधव एंड डीके अन्ना रिटायर हो गए हैं, उस पर एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। तो डीके तो भाई मुझे बहुत पसंद रहा है, ठीक है, वो बंदा अगेन, ये दोनों ऐसे बंदे ना भाई, ये लोग बहुत ज्यादा अचीव कर सकते थे, कर नहीं पाए यार। मतलब बहुत पोटेंशियल था दोनों में, बहुत पोटेंशियल था, दोनों बहुत पोटेंशियल था, फॉर सम रीजन वो लोग उस लेवल पे नहीं जा पाए।
वो तब शायद केदार जाधव कंसिडर नहीं किया। केदार जाधव को तो मेरे को लग रहा है कि मौका थोड़ा सा अगर पहले मिला होता तो थोड़ा और लंबा करियर आता। केदार जाधव एक चीज की बात करना चाहता हूँ, मेरे को पता है उसका एंड सीएसके के लिए हो कि इंडिया के लिए थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन भाई वो जो बिट्स एंड पीसेस टाइप का उसकी बॉलिंग थी उसका एक्चुअली में बहुत अच्छा, और वो हमेशा अपने पंच अबव वेट बॉलिंग करता था। जो उसकी बैटिंग टेक्निक थी देख के लगता नहीं था कुछ कर पाएगा, लेकिन हर बार उस टाइप की बैटिंग कर, उसका आज भी अगर जाके तुम रिकॉर्ड देखोगे, वेरी अमेजिंग रिकॉर्ड उसका ओडीआईज में, ठीक है। और तुम लोगों को पता ना तो 2019 का जो वर्ल्ड कप था, स्टार्टिंग के फेज में वो रविंद्र जडेजा से आगे खेल रहा था, लेकिन जब वो इंग्लैंड के साथ अपने मैच हारे उसके बाद से टोटली विराट कोहली ने शिफ्ट किया कि भाई कुलदीप चहल को हटाया, रविंद्र जडेजा को बनाया और केदार जाधव को हटाया। केदार जाधव एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ, प्राउड होना चाहिए उसको अपने करियर के लिए, बट डीके उसको तो बहुत प्राउड होना चाहिए अपने करियर के लिए, उसने मेरे हिसाब से बहुत अचीव किया और एक्चुअली बहुत ज्यादा अचीव कर सकता था डीके। कुछ कहना है डीके पे? डीके पे तो ज्यादा कुछ कहना नहीं है, सबको पता है डीके के करियर की लॉन्गेजिविटी, अरे यार लॉन्जिटिविटी क्या होता है, कौन सी टीवीटी होती है वो, ठीक है, लॉन्जेटिविटी जो भी है वो बहुत बड़ी रही है, ठीक है। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं डीके ने हमेशा अपने आप को मॉडिफाई किया है, अगेन एक कमबैक एज ए फिनिशर, कभी ओपनर के रूप में टेस्ट में खेल लेना, ठीक है, कभी मिडिल ऑर्डर में T20 वर्ल्ड कप में खेल लेना 2007 के। तो डीके ने बहुत कुछ किया है और लाइक डीके की लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। एक पॉइंट था जब सबको लगा था दिनेश कार्तिक खत्म हो गया, पर उसके बाद जो दिनेश कार्तिक का करियर रिवैम्प हुआ है, अब अभिषेक नायर, मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि अपने उसके करियर के लास्ट स्टेजेस में उसको इंडियन लेवल पे उतने कंसिस्टेंट उस टाइप के चांसेस नहीं मिले, बट एनीवेज मेरे को लगता है ये वो टाइम नहीं बात करने का। बट मेरे हिसाब से केदार जाधव को बहुत गर्व होना चाहिए। दिनेश कार्तिक क्या है? मेरा फेवरेट वर्जन ऑफ दिनेश कार्तिक द फिनिशर 100%, क्योंकि मेरा उसके पीछे की बैक स्टोरी ये है ना, उसके पीछे की बैक स्टोरी ये है ना कि भाई वो जिस पॉइंट पे एकदम डाउन एंड आउट हो चुका था वो, और उसने सबसे मुश्किल चीज को चुना कमबैक करने के लिए। तू समझ रहा है? ये बहुत ब्रेव स्टेप था, लेकिन जैसे मैं बताऊं ना, मेरा जो फेवरेट वर्जन ऑफ दिनेश कार्तिक है वो है जब वो नंबर 3 पे मुंबई इंडियंस के लिए खेलता था। भाई इन एंड आउट वो पागल के जैसे बैटिंग करता था भाई, वो आता था और मेरे पापा बोलते थे ये पागल आ गया बैटिंग करने, क्योंकि वो देखता नहीं था कौन विकेट जल्दी गिरा है कि मैं 6 ओवर के बाद, उसको एक ही मोड पता था, वो उसी मोड में खेलता था। वो 10x वर्जन था राहुल त्रिपाठी का। लेकिन हाँ, बट लास्ट एंड ये वीडियो यहाँ पर एंड होने वाली क्रिक गॉसिप, भाई जो बर्न्स विल प्ले फॉर इटली। अगर किसी को याद ना हो जो बर्न्स, तो उसने एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैचेस के लिए शायद ट्रिपल सेंचुरी मारी है कि डबल सेंचुरी मारी है, हाँ जो भी है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। उसने कंसिस्टेंटली खेला है, हाँ, तो उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छे खासे टेस्ट मैचेस खेले, तो अभी वो इटाली के लिए खेलने वाला है। और सीन कुछ ऐसा है कि भाई इटाली में उसका भाई शायद इटालियन उसका भाई होगा, और वो मर गया, एंड उसके लिए अब जो बर्न्स बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से इटाली में शिफ्ट होगा और कोशिश करेगा कि इटाली को T20 लेवल पे रिप्रेजेंट करे। मतलब कहानी सुनने में प्यारी है, बट आई डोंट नो ब्रो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो सेम चीज ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ अच्छा करके अपने भाई को ऑनर कर सकता था ना। मतलब जो बर्न्स ब्रिस्बेन हीट के लिए भी काफी लंबे टाइम तक खेला है, जो लोग PBL को देखते हो उन्हें पता होगा। तो जो बर्न्स ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम इंसान है, जो ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट और वनडे दोनों में रिप्रेजेंट किया है, तो ऑफकोर्स वो कोई रैंडम कॉमन प्लेयर्स नहीं है। चलो ठीक है, मेरे को लगता है उसके इमोशंस है, मेरे को लगता है ये एक न्यूज़ थी जो अपने को बतानी चाहिए थी, बता दी। बाकी उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो यहाँ पर एंड कर सकते हैं ना। एक अच्छा रिव्यू हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग तो बेसिकली आज थर्सडे है और संडे, आज बेसिकली USA वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जस्ट नेक्स्ट डे आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान मैच, दैट इज मंडे को रिकॉर्ड करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि ट्यूसडे को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। प्रीव्यू में हमने कोशिश करी कि ट्रेडिशनल क्रिक बज़ वाले प्रीव्यू की स्टाइल में हम लोग उतने अच्छे है भी नहीं कि हर्षा भोगले या जॉय भट्टाचार्य स्टाइल में बात कर लो प्लीज। हाँ, सब्सक्राइब भाई जरूरी है, सब्सक्राइब जरूरी है, क्योंकि भाई मेरे को है ना, एक बार व्यूज नहीं आ रहे होते ना, मैं मान लेता लोग भाई तुम लोग है ना देखते हो जाके वीडियोस, मैं तुम्हारे शॉर्ट्स में व्यूज आते हैं, मेरे 1-1 घंटे पॉडकास्ट देख रहा हूँ, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि लोग आखिर तक देख रहे हैं, स्टैट्स देख रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ कि लाख व्यूज जा रहे हैं, 50 हज़ार व्यूज जा रहे हैं, 20 हज़ार व्यूज जा रहे हैं। तो सालों सब फॉलो करने में क्या दिक्कत है भाई तुम लोगों को? फालतू चीज भाई मैंने देखा, फालतू की चीज पे तुरंत फॉलो करने में क्या दिक्कत है भाई? फॉलो करके गाली लो, किसने रोका तुम? बट एनीवेज थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर यहाँ तक देखा, आज एक क्रिस्प 40-50 मिनट का वीडियो हमने बनाया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा।
सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमने कोई चीज मिस कर दी, भाई नीचे कमेंट करो। तुमको लग रहा है कि तुम्हारी कोई बात रखनी है तो नीचे कमेंट करो। पोस्ट मैच के बाद तुम अपने कुछ थॉट रखना चाहते हैं, कमेंट करो, हम लोग उसको एक्चुअली में वीडियो में कंसिडर करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा। जैसे हमने आज 1-2 कमेंट्स लिए, नेक्स्ट में और ज्यादा लेंगे, तो प्लीज कर लो। आई होप उसको ये और रेडिट की कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लो अगर तुम लोग रेडिट पे हो तो। एक बहुत अच्छी न्यूज हमारे पास ये है कि हम 15th है अभी फिलहाल ओवरऑल सब रेडिट्स में क्रिकेट पे। हमने 15 दिन पहले तो शुरू भी नहीं किया है और हम हाँ, ये एक्चुअली में भाई मैं देख के भाई, पहले तो देखो मैं धोनी का फैन हूँ। अगर कोई गाली देता हूँ ना मेरे को धोनी के नाम पे, मैं कल 2 दिन पहले कोई धोनी के नाम पे गाली दे रहा था। हाँ, एक्चुअली में हम लोग है ना मतलब क्रिकेट टॉपिक के अंदर हम लोग 15th रैंक कर रहे हैं पूरे रेडिट में। तो ये मजेदार है भाई, ये मजेदार है। तो तुम लोग और रेडिट फॉलो कर लो। यहाँ हम लोग कॉन्स्टेंटली अनसीन वीडियोस डालते हैं, ट्रिवियाज डालते हैं। वहाँ कोई फिल्टर नहीं है ना, तो वहाँ हम लोग दबा के कंटेंट डालते हैं। तो वो तुम लोग फॉलो करो, तुमको वहाँ बहुत मजा आएगा। और इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉलो भाई, मेरे हमसे बहुत फॉलो सब्सक्राइब की भीख मांग ली। थैंक यू सो मच तुम लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। हम लोग एक्चुअली में कभी सोचा नहीं था कि 10 एपिसोड्स बना लेंगे 1-1 घंटे लंबे। इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू।